फिर नेगेटिव पे आ जाते हैं आप। नेगेटिव के अंदर क्या क्या था, वो तो पॉजिटिव मैंने 5 बताए थे। नेगेटिव तो अंग्रेजों की जो भी नीतियां हैं उन नीतियों की रिएक्शन होनी है। तो ऐसी कौन कौन सी नीतियां जिनकी रिएक्शन होगी? हमने कहा था लूट लिया हमें। आज दिन तक आपने तीसरी से 12वीं तक यही पढ़ा होगा, अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। तो अंग्रेजों को लूटने वाली क्या क्या बातें थी, कैसे लूट लिया? तो हमने कहा हमारा सारा कच्चा माल वो ले गए। कच्चा 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 जितना था सारा का सारा ले गए। हमारे पास में कच्चा तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब पका हुआ माल, वहां से तैयार माल बेचते थे। अब जब सारे कच्चा माल तुम्हारे यहाँ से चले जाएगा तो तुम्हारी जो भी इंडस्ट्री है, तुम्हारी जो भी कॉटेज इंडस्ट्री है, तुम्हारे छोटे 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 जो उद्योग धंधे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। कुटीर उद्योग धंधों का पतन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के दो, या इसी को आप भले कॉटेज इंडस्ट्री के दो, ये पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। पहले घर घर के अंदर कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो कोई तेल की घानी का काम कर रहा है, कोई नरमे को काटने का काम कर रहा है, सबके घरों में कोई लोहे का काम कर रहा है, सबके घरों में अलग अलग काम थे। अब उन्होंने पूरा का पूरा जो रुई है, पूरा का पूरा जो कपास है, वो यहाँ से भेज दिया ब्रिटेन। वहां से तैयार होके एकदम रेडीमेड कपड़े आ रहे हैं और वो वाला अपने यहाँ पर खरीद रहे हैं, या वहां से थान पूरा तैयार होके आ रहा है और वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो आपका यहाँ जो हथकरघा उद्योग था, यहाँ का जो हैंडलूम था, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहां पर जो भी चीज बना करती थी वो बननी बंद हो गई, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल पूरी की तरह बाहर चला गया था। इससे क्या होगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब दो चीजें होती है, फिर भी हमने कहा कि नहीं साहब, थोड़ा बहुत कच्चा माल किसी ने बचा लिया और बचा के उसने यहाँ पर चीज बनाई, और यहाँ पे चीज बनाकर उसने कहा मैं भी तो ब्रिटेन बेच सकता हूँ, ब्रिटेन की चीज यहाँ पर बिकती है, मेरी यहाँ की चीज ब्रिटेन भी बिकनी चाहिए। सही बात है, पर यदि ब्रिटेन की चीज यहाँ आती, मतलब इंपोर्ट करता भारत, तब तो टैक्स जीरो, और यदि भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा तो टैक्स ज्यादा। उल्टा है। अब इकोनॉमी पढ़ना आप, अब इकोनॉमी में यह होता है कि साहब निर्यात, एक्सपोर्ट पे टैक्स जीरो होना चाहिए, इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे जो भी घरेलू उद्योग धंधे हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। उस समय अंग्रेजों ने उल्टा कर दिया था, तो एडवर्स ट्रेड पॉलिसी हुआ करती थी। लैंड रेवेन्यू ज्यादा, किसानों पर बहुत ज्यादा बाहर लगा दिया गया था। किसानों से अंग्रेज, हम कहते हैं, भू राजस्व बहुत ज्यादा लिया करते थे। हालांकि ये मेरे कभी नहीं पल्ले पड़ा। आज भी किसान रो रहे हैं, आज भी किसान कह रहे हैं हमारे तो खेतों में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सरकार आज एग्रीकल्चर पे टैक्स जीरो है, सरकार एग्रीकल्चर पे टैक्स लेती ही नहीं, एकदम कुछ ही नहीं लेती। उल्टा सरकार सरकार जो किसानों को खूब सारी सब्सिडीज देती है कि लो साहब हम ये आपको यूरिया सस्ती दे देंगे, आपको ये बीज सस्ता दे देंगे, इस प्रकार की सब्सिडीज और देती है। फिर भी खेती कहीं ना कहीं हमारे घाटे का सौदा बना हुआ है, कि हम जितने खेती में मेहनत करते हैं उतना प्रतिफल, उतना उसका आउटपुट हमें वापस नहीं मिलता है। जबकि अब तो लोकतंत्र के 70 साल हो गए, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया, तब मुझे कई बार लगता है कि जब टेक्नोलॉजी थी नहीं, खेती के वो परंपरागत तरीके थे, तो कितनी खेती होती होगी। और जब खेती ज्यादा नहीं होती थी तो क्या टैक्स ले लिया होगा अंग्रेजों ने। और फिर मुझे और लगता है कि जब अपने राजस्थान वाला कोई स्टूडेंट कहता है कि हमें अंग्रेजों ने लूट लिया, तो पहली बात तो तुम्हारे अंग्रेज थे ही नहीं, और फिर दूसरी बात तुम्हारे पास लूटने लायक था क्या? अपने तो जैसलमेर साइड वाले तो दूसरों को लूटा करते थे कि तुम तो किसी को जाने नहीं देते, तुम्हारे इधर से कोई निकलता उसको तुम लूट लिया करते थे। यार तुमसे कोई क्या लूट लेगा, नंगा नाये क्या, निचोड़े क्या। पर यूं अच्छा लगता है ना, सहानुभूति लेना, लूटा था हमें अंग्रेजों ने, लूटा था। शशि थरूर जैसे बड़े फर्जी यूं भाषण और दे देते हैं कई ऐसे, तो फिर और लोगों को लगने लग जाता है। पर अपने को कहना यही है कि हाँ लूटा था। आपके आंसर में अंग्रेजों को जितनी गालियां निकाली जाएगी, आप आंसर में जितना रोगे, खुद को बापड़ा लाई साबित कर दोगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। ये मॉडर्न इंडिया की विशेषता है। अंग्रेजों को गालियां निकालो, नंबर पाओ। गांधी जी की तारीफें करो, नंबर पाओ। राष्ट्रीय आंदोलन की तारीफें करो, नंबर पाओ। एक ये देखो, एक बड़ी चीज है, एक शब्द है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अपने एक बंदे हुए दादा भाई, याद रखना, कोई प्रीलिम्स का फैक्ट है, कोई पूछ लेगा कि धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। क्या है धन का निष्कासन? धन का निष्कासन ये कहता है कि हमारा धन यहां से बाहर तो जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता। होना इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी का सर्कुलेशन ये कहता है कि यहां का धन यहीं लगना चाहिए। वो तो मैंने क्लास में कई बार समझाया होगा कि मुझे स्प्रिंग बोर्ड में मान लो 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, मैं 50,000 में से 10,000 रुपए मेरे मकान मालिक को देता हूं, मेरा मकान मालिक 10,000 में से 6,000 के कपड़े खरीदता है।
कपड़े वाला 6,000 में से 5,000 अपने बच्चे की फीस भरता है। स्कूल वाला 5,000 वाला उनमें से 3,000 के राशन का सामान खरीदता है। वो 3,000 के राशन वाला उनमें से 2,000 की सब्जियां खरीदता है। सब्जी वाला 2,000 में 1,000 धोबी को देता है। वो जो धोबी है उन 1,000 के अंदर से 500 रुपए वो मान लो केरोसिन का तेल लेके आता है। मतलब वो जो मुझे 50,000 रुपए दिए गए थे वो कितना सर्कुलर के अंदर घूमे। हमारे देश के अंदर हमारा पैसा खर्च हो रहा है और आपका खर्च दूसरे की आमदनी है। पर मेरे एक अंकल है, वो ओमान रहते हैं। ओमान मस्कट राजधानी है, एक अरब कंट्री है ओमान। वहां रहते हैं, उनको वहां पर 50,000 रुपए मिलते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि अपना खर्चा वहां पर 5,000 से चला ले और बाकी 45,000 हमारे गांव भेज दे, ताकि उनके जो परिवार वाले हैं पीछे वो ढंग से रह सके। तो जो 45,000 रुपए हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, क्या वो ओमान की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से काम आए? नहीं। ये धन का निष्कासन है कि जिस देश के अंदर पैसा जनरेट हो रहा है उस देश के अंदर काम नहीं आ रहा है। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल भारत में रहता है, तनख्वाह लेके जाता है, खर्चा ब्रिटेन में करता है। टैक्स यहां पर लेते हैं, खर्चा वहां पर करते हैं। इस छोरी को क्या बोलते हैं? धन का निष्कासन। और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है किसी इतिहासकार का। मैं धन का निष्कासन अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं तो और बताऊंगा कि अंग्रेजों का सिस्टम इस प्रकार से काम कर रहा था धन के निष्कासन के लिए कि गंगा के किनारे से सब कुछ सोखते थे और टेम्स नदी के किनारे ले जाके सब कुछ निचोड़ दिया करते थे। फिर गंगा के किनारे से सोखते और टेम्स के किनारे निचोड़ देते। मतलब वन डायमेंशन फ्लो है। भारत से ब्रिटेन की तरफ धन जा रहा है, ब्रिटेन से भारत की तरफ धन वापस नहीं आ रहा है। और जब तक ये दोनों डायरेक्शन में चेन नहीं चलेगी तब तक इकोनॉमी का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा। तो ये धन का निष्कासन सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपने दिया गया था। आगे के नेता हम पढ़ेंगे, इनकी बातें और पढ़ेंगे, मैं आगे और पढ़ूंगा। इतनी सी आज इतनी सी समझना। अकाल पड़ते अंग्रेजों ने कई ऐसी फसलें उगानी शुरू कर दी थी जैसे नील, इंडिगो बोलते थे, नील की खेती, गन्ने की खेती, कपास की खेती, ये ऐसी कई फसलें, इनको ना वो बोलते हैं अपने नकदी फसलें, कैश क्रॉप बोलते हैं। और ये बिकती मार्केट में जल्दी थी, अंग्रेजों की इनकी जरूरत थी, अंग्रेज ये ज्यादा उगाते ये अंग्रेज। और ये फसलें ऐसी है जो पानी ज्यादा खाती है। पानी ज्यादा तो जो धरती का जो ग्राउंड लेवल वाटर था वो खत्म हो गया, तो अकाल की समस्या खूब सारी पड़ने लग गई थी। हम कहते हैं जब अकाल पड़ती तो भी अंग्रेज टैक्स वगैरह माफ नहीं किया करते थे, तो लोगों की हालत और खराब हो गई। लोगों की हालत खराब हुई, लोग सिस्टम के खिलाफ होंगे या साथ में होंगे? खिलाफ होंगे। और मैंने कहा उस समय सिस्टम के खिलाफ होने को क्या बोलते थे? राष्ट्रवाद कहा जाता था। फिर हम कहते हैं अंग्रेजों की फूट डालो राज करोगे नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की हुआ करती थी। कि 57 की क्रांति एक बहुत अच्छा सा फैक्ट है। 57 की क्रांति में ज्यादातर जो भाग लेने वाले लोग थे वो मुसलमान थे। 57 क्रांति में बड़े तौर पर मुसलमानों ने भाग लिया था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को लगता था यार अंग्रेजों के आने से पहले देश में हमारा राज था, मुगल बादशाह बनते थे, और अंग्रेजों के आने के बाद में हमारा राज खत्म हो गया, इसलिए अंग्रेजों को निकाल देंगे तो हमारा राज वापस आ जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को नहीं निकाल पाए, अंग्रेज यहां पर रह गए। तो अंग्रेजों को लगने लग गया कि अपने खिलाफ कौन है? तो मुसलमान है। इसलिए अंग्रेजों ने 57 की क्रांति के बाद हिंदुओं को तो प्रमोट करना शुरू किया और मुसलमानों को दूर रखना शुरू किया। हिंदुओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते, मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे रखते। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। ये उनकी नीति है। वो क्या कहलाती है? हमेशा फूट डालो राज करो। और किसमें? अपने भारत में राजा हुआ करते थे और जनता हुआ करती थी। तो राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधि करके राजाओं को सहयोग करना शुरू किया, जनता का शोषण करना शुरू किया। ये अपने आप में कि साहब राजा और प्रजा के बीच में फूट डाल दिया आपने, हिंदू और मुसलमान के बीच में आपने फूट डाल दी। ऐसे कई काम उन्होंने किया। इन कामों की वजह से भी हमारे में एक तरीका, अच्छा तुम हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली बार तो कोई आदमी लड़वाने में सफल हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर में जब बुद्धि आ जाती है, दोनों जब एक हो जाते हैं, तो लफड़ा हो जाता है। अंग्रेजों के साथ भी वही हुआ। कई बार होता है किसी घर के अंदर कोई दो भाई भाई लड़ रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, और कोई तीसरा पड़ोसी पंचायती करने जाता है, कई बार वो दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भी हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये आर्थिक शोषण। और क्या कारण थे अंग्रेजों के? ये देखो, ये अपना नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है। नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस उच्च स्थिति तक पहुंच चुकी थी। वो कहते हैं अंग्रेजों के आने से पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक पीक पॉइंट ले चुकी थी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व होनी चाहिए थी। कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उस समय वहां की जो इकोनॉमी थी, वैसी इकोनॉमी अंग्रेजों के आने से पहले भारत में थी। वो कहते हैं आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो 1769 में शुरू हुई, याद रखना।
ये भी कोई पूछ ले, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो 1769 से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। क्या आपके औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है उससे बहुत पहले, जब आप हमारे यहाँ पर आए थे तब हमारी इकोनॉमी वैसी थी जैसी आपकी औद्योगिक क्रांति के टाइम में थी, परंतु विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व है वो जो उनका पॉलिटिकली इंटरफेयर बढ़ा था हम पे, फॉरेनर का, ने इस अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही विनाश कर दिया, तोड़ दिया, और उसके बदले में कोई अनुकूल तथा रचनात्मक तत्व नहीं दिए। ठीक है, बाहर का रूल आ जाए, कुछ क्रिएटिव तो मिले, कुछ ही नहीं मिला। तो मिला क्या? इसका परिणाम था अगाध निर्धनता, गरीबी और अधः पतन। बहुत ही गरीबी के अंदर हम जीने लग गए थे, हमारा डिक्लाइन हुआ था उसके बाद में, ऐसा नेहरू जी का कहना है। जब अंग्रेजों के सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों से आने से पहले तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हम औद्योगिक क्रांति के पहले वाली ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के आसपास तक पहुंच चुके थे, और अंग्रेजों के आने के बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तो गरीबी गरीबी वैसा, और तो कुछ मिला नहीं था, हमें कोई क्रिएटिव चीज देखने को नहीं मिली थी। अब दूसरा है, देखो आप, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि। अंग्रेजों को यह मानना था कि हम गोरे हैं, भारत वाले काले, और उनका यह मानना था कि गोरे लोग सुपीरियर होते हैं। ये जो भावना है, ये उनकी जो मनोग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है उनकी, कि अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गोरे हैं। अब ये नेगेटिव बात है, भारतीयों के लिए नेगेटिव थी अपने आप में, पर इससे भारतीय प्रभावित। होटल के बाहर लिखा हुआ है कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। भारतीयों को लगता है यार ठीक है, कुत्ते को तो होटल में कौन आने दे, पर हमारा नाम क्यों लिखा है साथ में, हमारे को तो आने दो कम से कम। पर अंग्रेज ऐसा कर जाया करते थे, तो उससे हम बड़े आहत हुआ करते थे। और फिर वो तो अंग्रेजों में तो एक बंदा था, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने तो एक थ्योरी दे दी, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत जाति का भार। और उसने कहा यार तुम्हें क्या लगता है, एक गोरा चिट्टा आदमी अपने इंग्लैंड की बहुत अच्छी जलवायु, बहुत अच्छा घर छोड़ के तुम्हारे तपती दोपहरी में 54 डिग्री तापमान में, जिसमें बंदे की बाफन बढ़ जाए, यहाँ पे आगे तुम्हारे बीच में खड़ा है, तुम्हें क्या लगता है किस लिए आया वो? पैसे कमाने? नहीं भाई साहब, कोई पैसे कमाने नहीं आया, ये तो भगवान ने हम गोरे लोगों पे एक बहार दिया है। और उसने कहा कि हे गोरे लोगों, जाओ कालियों को समझा के आओ, इनको मिनक बना के आओ। इसलिए हम सिविलाइजेशन का प्रचार प्रसार करने के लिए आए, हम सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आए। और तुम यार हमें गालियां निकालते रहते, हमें यहाँ से निकालना चाहते हो। नहीं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। और ये हमारे पर बाहर है उसका। तो ये सिद्धांत किसका दिया? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग मोगली वाला बंदा है भाई। आप जंगल बुक जैसी इसने बुक लिखी थी, मोगली वाला कैरेक्टर, कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वो जो मोगली वाला कैरेक्टर है वो रुडयार्ड किपलिंग का रचा। 1907 में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फर्स्ट इंग्लिश है, पहला अंग्रेजी जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला होगा। फिर वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो भारतीयों को बहुत घृणा की दृष्टि से देखती थी। वो जो भी कलेक्टर, जो भी बड़े अधिकारी, वो जो अधिकारी वगैरह आते हैं उनको लॉर्ड लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सबको लॉर्ड मालिक टाइप का, उसके लिए उनके लिए तो वो लॉर्ड हुआ करते थे। अपने वालों से लॉर्ड साहब तो नाम आता नहीं था, तो अपने लाड साहब। तो आज भी है ना, कोई आदमी अपने को यूं है दृष्टि से देखे, अपने से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, अपने कह देते हैं अरे तेरा बर का लाड साहब कहीं देखे। तो वो जो भावना है, वो क्यों आई भावना? क्योंकि अंग्रेज बुरा बर्ताव करते थे, वो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बुरा बर्ताव किया करती थी, इस वजह से वो भावना आ गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक कारण है कि साहब क्रिश्चियन मिशनरी जो आए थे अपने देश के अंदर, वो भी बुरा बर्ताव करते थे। वो क्या बुरा बर्ताव करते कि वो अब हिंदू और इस्लाम धर्म जो था उनका मजाक उड़ाया करते थे। देखो सिंपल सी बात है, दो दुकानें पहले खुली हुई है, एक तीसरी दुकान किसी ने खोली। तीसरी दुकान वाले को दो काम करने पड़ेंगे, अपना जो भी सामान है उसकी पॉजिटिव चीजें बतानी पड़ेगी, और पहली दो दुकानों में जो सामान है उसकी नेगेटिव चीजें बतानी पड़ेगी। पहले से दो दुकानें थी, हिंदू और मुसलमान, एक तीसरी दुकान खुली ईसाई। तो उस दुकान वाले क्या करना पड़ेगा? ईसाइयों को अपनी पॉजिटिव चीजें बतानी पड़ेगी, और पहले दो दुकानें हिंदू और मुसलमान जो है उनकी नेगेटिव चीजें बतानी पड़ेगी। तो हिंदू और मुसलमान धर्मों का मजाक उड़ाया करते, और वो खूब यूं गणेश जी की मजाक उड़ा दिया करते थे।
वो शिव जी की मजाक उड़ा दिया करते। इन सब चीजों से लोग आहत हुआ करते थे, इन सब लोगों से लोगों को बुरा लगता था। और जब आप एक जैसे तरीके से आहत होते हो, एक जैसे तरीके से बुरा लगता है, तो आप आपस में दोस्त बन जाते हो, तो हमारे में कहीं ना कहीं यूनिटी है। तो वो अब ये कब आए थे ये भी मैं बताता हूँ, ये याद रखना। 1813 में अंग्रेजों का एक कोई एक्ट आया था, इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। और इस चार्टर एक्ट में पहली बार कहा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत के अंदर धर्म प्रचार के लिए जा सकते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्यों पूछेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में धर्म प्रचार के लिए आ सकते हैं। ऐसा पहली बार कब कहा गया था? तो 1813 के अंदर कहा गया था। 1885 से तो पहले होने वाली सारी घटनाएं हमेशा क्या होती है? कारण होती है। तो उनके द्वारा जो मजाक वगैरह उड़ाया जाता था, उस वजह से भारतीय परेशान थे, उस वजह से भारतीय तंग थे। फिर और कारण है लॉर्ड लिटन की नीतियां। लॉर्ड लिटन ऐसी क्या नीतियां अपना लेता? कब आया था एक तो लॉर्ड लिटन, मैं बता दूं थोड़ा सा। ये गवर्नर जनरल था भारत का 76 से लेके 80 तक, सन 1 भी याद रखना। ऐसी क्या नीतियां लेके, बड़ा जोरदार आदमी था, कई बुरी बुरी नीतियां लेके आ गया था। एक तो सिविल सर्विस में बदलाव हो गया, देखो बड़ी जोरदार सी बात। अब की आईएएस का एग्जाम कौन दे सकता है? कि जिसकी उम्र 21 साल हो, तो आईएएस का एग्जाम दे सकता है। अंग्रेजों का टाइम था कि जिसकी उम्र 21 साल हो गई उसके बाद वो नहीं दे सकता, 21 तक ही दे सकता है। मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी 21 साल। 21 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद ये एग्जाम नहीं दे सकते। पर फिर भी ये एग्जाम कहां होगा? ब्रिटेन। मीडियम कौन सा होगा? इंग्लिश। और उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 21। यदि कोई 21 साल का भारतीय ब्रिटेन जाके इंग्लिश मीडियम से पास हो जाए तो आईएएस बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। ब्रिटेन वाले आया करते थे। फिर भी हमने हिम्मत की भाई साहब। 1864 के आसपास में ये आईसीएस लागू हुई थी, अपने पेपर वाला सिस्टम लागू हुआ था। हो तो पहले कॉर्नवालिस के टाइम में शुरू हो गई थी, पर पेपर वगैरह लेना 1861 के बाद शुरू किया था। और 1864 में तो अपना पहला आईएएस बन गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर। एसएन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो सबसे बड़े भैया थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो पहले आईएएस थे अपने, भारतीय आईएएस, इंडियन सिविल सर्वेंट। लिटन जब आया था 76 में, तब तक तो भाई कई बने हुए थे, 64 में बनने शुरू हुए थे, 12 साल के अंदर तो कोई 12-13 बन गए थे। और लिटन को बड़ा बुरा लगा। लिटन लगता है ये काली अब आईएएस बनेंगे, ये भी अब शासन करेंगे। और लिटन ने कहा कि अब ये एज 21 नहीं है, तो ये एज अब से 19 है। तो लिटन ने आईएएस की मैक्सिमम एज को 21 से घटा के कितना कर दिया था? 19 कर दिया था। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप मन ही मन सोच के खुद ही तय कर लो आप में से कितने ओवरेज हो गए कि जिसकी एज 19 हो रखी है, मतलब वो अब आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकता। यदि तुम्हारे देश में कौन होता? लिटन होता, तुम्हारी होता। लेकिन फिर भी भारतीयों की हिम्मत देखिए आप कि 19 साल का लड़का भी ब्रिटेन जाके और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देकर आईएएस लग के यहाँ पे आ जाया करता था। लिटन दिमाग खराब हो गया। लिटन ने कहा यार नहीं ये तो गलत तरीका है। तो लिटन एक नई सर्विस शुरू करता है। लिटन ने एक नई सर्विस शुरू की, वैधानिक जनपद सेवा, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस। वैधानिक जनपद सेवा नाम करके एक नई सेवा शुरू कर दी थी 1879 में, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस नाम करके। क्या है साहब स्टैच्यूरी सिविल सर्विस? कौन दे सकता है? का आज के बाद इंडियन आईएएस नहीं दे सकते। आईएएस को आईसीएस बोलते थे, आईसीएस नहीं दे सकते। तो साहब आईएएस नहीं दे सकते इंडियन, तो क्या देंगे? तो वो आरएस वाला एग्जाम दे सकते हैं। और ये एक तरीके से आरएस सेवा थी, मतलब आईएएस के नीचे एक सर्विस, नई सर्विस शुरू कर दी गई थी। वैधानिक जनपद सेवा बोला करते थे उसको, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस कहा करते थे। पेपर वगैरह नहीं लेंगे, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करेगी और उन लोगों को हम अपॉइंट कर देंगे। कितने लोग अपॉइंट करोगे एक साल के अंदर? का जितनी आईएएस में वैकेंसी आएगी उसका 1/6। तो आईएएस में जितनी भी वैकेंसी आती थी उसकी 1/6 पोस्ट है। जैसे मान लो आईएएस में वैकेंसी 60, तो अब पंजाब में मान लो 60 पोस्ट आई आईएएस के लिए, अब उसका 1/6 हुआ 10। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट होगी वो 10 लोग भेजेगी और उन 10 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये एक नई सर्विस शुरू हो गई थी, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस। ये केवल इंडियन के लिए थी, ताकि इंडियन आईएएस के अंदर जा ही नहीं पाए और यहीं पर उनकी खाना पूर्ति कर दी जाए, यहीं पर उनको भर दिया जाए। तो लिटन बड़ा बुरा आदमी निकला इस मामले में, और उसने अपने लिए एक नियम लागू कर दिया था, याद रखना भाई उसके लिए, वैधानिक जनपद सेवा वाली बात याद रखना।
तो सिविल सेवा में दो बदलाव किए उसने। एक तो उसने उम्र को घटा के कितना कर दिया, 21 से घटा के 19 कर दिया था। और दूसरा उसने क्या किया, और दूसरा उसने वैधानिक जनपद सेवा नाम की स्टेचुरी सिविल सर्विस नाम की एक नई सर्विस शुरू की, और जिसके तहत भारतीयों को आईएएस में भाग लेने से रोका गया। फिर इसके बाद अब बुरा काम करोगे तो सरकार के बारे में, सरकार जब बुरा काम करेगी तो अखबार लिखेंगे, अखबार खिलाफ लिखते, प्रेस खिलाफ लिखती। अब दो प्रकार की, अब देखो वर्नेकुलर का मतलब क्या था। वर्नेकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज जो होती है ना, इनको अपने वर्नेकुलर बोलते हैं। तो कौन सी प्रेस खिलाफ लिखेगी, स्थानीय भाषा वाली खिलाफ लिखेगी। कारण दो प्रकार के अखबार आते, या तो अंग्रेजी अखबार आते या देसी भाषा अखबार आते। देसी भाषा पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बिहारी, गुजराती, इन भाषाओं के अखबार। अब अंग्रेजी अखबार होंगे, वो तो अंग्रेजों की क्यों आलोचना करेंगे, और यदि अंग्रेजों की आलोचना भी कर देंगे तो पढ़ेगा कौन उसको। लेकिन जो देसी भाषा के अखबार होंगे वो आलोचना भी करते थे, और पढ़ने वाले भी अपने जैसे देसी लोग थे। तो लिटन एक नियम लेके आया 1878 में कि कोई भी देसी भाषा का समाचार पत्र, कोई भी वर्नेकुलर न्यूज़पेपर यदि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है तो उसकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, सीज कर दी जाएगी। याद रखना भाई, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, मुझे याद है 2016 वाले प्री में क्वेश्चन था, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में आया था, लिटन के टाइम में आया था। क्या कहता है, यदि कोई भी वर्नेकुलर न्यूज़पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखता है, प्रेस वुड बी सीज्ड, उसकी जो प्रेस है वो जब्त कर ली जाएगी, और उसके पास में अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा, नो राइट फॉर अपील, कि किसी प्रकार की अपील भी वो आदमी नहीं कर सकता। ये जो एक्ट था उसका, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। कब लेके आया था वो, 1878 के अंदर वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था। स्थानीय भाषा की कोई भी समाचार पत्र है वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो याद रख लेना, एक नाम और इस एक्ट का, एक नाम और गैगिंग एक्ट, ये भी याद रखना, इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं और इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, दोनों चीजें याद रख लेना। एक ये गलत बात है, भारतीय अखबारों के खिलाफ ऐसा किया गया, इसलिए भी भारतीय उससे बड़े नाराज हुए। फिर और देखते हैं 78 में एक नया लेके इंडियन आर्म्स एक्ट, किसी भी भारतीय को हथियार लेना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे तो कोई बुरी बात नहीं, आज भी अपने जब हथियार लेते हैं तो लाइसेंस लेते ही है, लेकिन केवल भारतीयों को लाइसेंस लेना है, अंग्रेजों को नहीं लेना। पूछा आप भारतीयों को ही क्यों, उसने कहा भुंगल तुम यूं, दिमाग तुम्हारे में नहीं, छोड़ दोगे यूं किसी पे। पर भारतीय इस बात से बड़े नाराज हुए। तो उसकी 3 गलत नीतियां याद रखना भाई। कौन कौन सी गलत नीतियां, सिविल सेवा में बदलाव के 2 बदलाव, 21 से घटा के 19, मैक्सिमम एज ध्यान रखना, अधिकतम आयु, और एक स्टेचुअरी सिविल सर्विस नहीं लागू कर दी ताकि भारतीयों को आईएएस के अंदर जाने से रोका जा सके। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नेकुलर लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर है वो यदि अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते हैं, तो उनके न्यूज़पेपर, उनकी प्रेस क्या कर ली जाएगी, जब्त, और अपील का कोई भी अधिकार नहीं। और यदि कोई भी इंडियन आर्म्स कैरी करता है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो भाई लिटन की नीति है। और इस लिटन के बाद में जो गवर्नर जनरल आया था वो आया था लॉर्ड रिपन। मतलब जितना ये बुरा था उतना ही बेचारा रिपन भला था। इससे अच्छा गवर्नर जनरल तो भारत ने देखा ही नहीं होगा, रिपन ने। और उसने आगे फिर जैसे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट तो उसने 1882 के अंदर रद्द ही कर दिया था। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लगाया था और रिपन ने आके बाद में उसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। अपने इतनी सी बातें याद रखना, फिर आगे बढ़ता है। ये रिपन के टाइम की श्रेय घटना है, इल्बर्ट बिल विवाद। क्या था देखो, रिपन अपने यहां पे गवर्नर जनरल था, 1883 की बात है। कोई गवर्नर जनरल होता तो उस गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट होती। रिपन की जो गवर्नमेंट थी, जो मंत्री थे, उनके अंदर एक मंत्री था जिसका नाम था इल्बर्ट। कानून मंत्री था भाई, मंत्री को सदस्य बोलते थे, लीगल मेंबर, विधि सदस्य हुआ करता था, लीगल मेंबर हुआ करता था। क्या बात थी, थोड़ी बात सुन लो आप, इल्बर्ट बिल वाली समझ में आ जाएगी आपके। वैसे हम रिपन पढ़ेंगे तब मैं इल्बर्ट बिल और ढंग से समझा दूंगा, थोड़ा सा सुनना आप क्या हुआ था इल्बर्ट बिल। 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल, एक होते हैं सिविल। हिंदी में बोले तो एक होते हैं फौजदारी, एक होते हैं दीवानी। लड़ाई झगड़े, कोई डकैती, बलात्कार, ये जो मामले होते हैं ये तो होते हैं क्रिमिनल। जमीन का मैटर, ब्याह करने का मैटर, तलाक लेने का मैटर, ये जो होते हैं ये सारे होते हैं सिविल, दीवानी मामले होते हैं। अंग्रेजों के टाइम में एक रूल था कि इंडियन जज
किसी अंग्रेज क्रिमिनल को या अंग्रेज एक्यूज्ड को कर दो आप, तो क्रिमिनल मामले में हियरिंग नहीं कर सकता। कि जैसे मान लो मैं इंडियन जज हूं और मेरी अदालत में, मेरे कोर्ट में कोई मुजरिम जो आया, एक्यूज्ड जो आया, वो यूरोपियन है, मामला यदि क्रिमिनल है तो मुझे हटना पड़ेगा। मेरी जगह अंग्रेज जज आके कर सकता है, यूरोपियन जज आके कर सकता है। रिपन का दिल रोया इस बात के लिए, रिपन को बहुत बुरा लगा। रिपन को लगा यार ये तो बात गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो भेदभाव है साफ साफ कि इंडियन जज तो सुनवाई नहीं कर सकता और यूरोपियन जज कर सकता है। और उसने अपने कानून मंत्री को कहा, कानून मंत्री कौन? इल्बर्ट, इल्बर्ट चेंज कर दे। और अंग्रेजों ने इस कानून को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा इंडियन जज भी क्रिमिनल केसेज में यूरोपियन एक्यूज्ड की हियरिंग कर सकते हैं, यूरोपियन एक्यूज्ड को सुन सकते हैं। और अंग्रेजों ने क्या हल्ला काटा है, अंग्रेजों ने क्या तरीका है, अब काल ये बताएंगे हमें न्याय करना क्या होता है। अंग्रेजों ने बड़ा विरोध किया, इतना विरोध किया था कि बिल के अंदर बाकायदा संशोधन करना पड़ गया था। और फाइनली अमेंडमेंट किया गया कि ऐसा कोई मामला आएगा तो ज्यूरी बनाएंगे। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, एक ज्यूरी बनाई जाएगी और ज्यूरी में 12 जज होंगे और इन 12 में से मोर देन हाफ यूरोपियन होने जरूरी है। अब मोर देन हाफ होंगे तो वो किसका पक्ष लेंगे? यूरोपियन का पक्ष लेंगे। यूरोपियन का पक्ष लेंगे तो यूरोपियन छूट जाएगा अपने आप। तो हालांकि बाद में अंग्रेज अमेंडमेंट करवा लेते हैं ज्यादा विरोध कर कुरा के, लेकिन बेचारा रिपन तो एक बार ये बिल लेके आया था। अब जब रिपन ये बिल लेके आया, जब इस प्रकार से विरोध किया, तो भारतीयों को पता चलेगा अच्छा तुम तो हमें इतने दिन कुछ समझते नहीं थे और रिपन बेचारा अच्छा काम करना चाहता, तुम विरोध और कर रहे हो। तो भारतीयों ने उस समय बहुत ज्यादा इस बात से प्रभावित हुए थे, बाकायदा संगठन बनाया था, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का संगठन बनाया था। भारतीयों ने विरोध करने के लिए। तो याद रखना इल्बर्ट बिल विवाद जब हुआ था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जब हुई थी, तो भारतीयों ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब बना होगा? 1883। तो सन याद रखना, ये बात याद रखना। ये अंग्रेजों की पॉलिसीज है। अंग्रेजों की वजह से क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद आया था, वो बातें 5 वो बातें याद रखनी है। 2 एकता, राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता। 2 विकास, कौन कौन से आपके? रेलवे विकास और शैक्षणिक संस्थाओं का विकास। 1 विदेशी संपर्क। 5 ये नकारात्मक वाली याद रखनी है, कॉलोनियल पॉलिसीज उनकी। 1 उनकी वो जो रेशियल सुपरमेसी वाली भावना थी वो, और उसके बाद में एक आपके कौन सी पड़ी? लॉर्ड लिटन की नीतियां, और ये इल्बर्ट बिल, और एक ईसाई मिशनरीज जो गलत तरीके से धर्म प्रचार किया करते थे, ये सब बातें। तो अब निकल के आया कि इसका मतलब तो हुआ कि भारत में जो भी नेशनलिज्म आया था वो अंग्रेजों की वजह से आया था। अंग्रेजों का सही है, तो इसके अंदर क्या है? हमारी वजह से आया। और कूपलैंड कहते हैं, मैंने शुरुआत में कूपलैंड का एक स्टेटमेंट बताया था कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों का बच्चा है। लिखा उन्होंने, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। पर ऊपर वाला लाइन देखो आप, कितनी प्यारी लाइन कि कूपलैंड ने अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी। संतति मतलब उनका बच्चा। पर फिर अपने वाले आगे कहते हैं, परंतु कूपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि, लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि भारतीय राष्ट्रवाद अनैच्छिक संतति थी, नाजायज औलाद है। अंग्रेज चाहते नहीं थे इस औलाद को पैदा करना, टप्पों में पैदा हुई है, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया। कि पहली बात तो पैदा ही नहीं करना चाहते थे, और फिर पैदा हो गई तो इसका दूध मत पिलाओ। और फिर उसका फिर भी नहीं मरा वो, उसने कहा कोई नहीं, बिना दूध पिए अपने तो मोटे हो जाएंगे। तो फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया था। ऐसा कौन माँ है जो अपने बच्चे को मारने का प्रयास करता है, पर कोई गलत तरीके से हो जाए फिर सल्टाया जाता है? तो ये तुम सेम कर रहे थे यहाँ पे। वो जो राष्ट्रवाद है वो तुम्हारी अनैच्छिक संतति थी, इसलिए तुम उसको दूध नहीं पिला रहे थे, तुम उसका गला घोंटना चाह रहे थे। आप भी याद रखना आपने कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर होगी अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया, आप लिखना कि हाँ अंग्रेजों की वजह से भारत में सकारात्मक और नकारात्मक के प्रभाव है, जिस वजह से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन केवल अंग्रेज भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं थे, इसके लिए दूसरे कारण भी जिम्मेदार थे। हालांकि कूपलैंड ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों की संतति था, परंतु ये कहना भूल जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की एक अनैच्छिक संतति था, जिसे वो जन्म भी नहीं देना चाहते थे।
तथा जन्म देने के बाद उन्होंने दूध पिलाने से इनकार कर दिया तथा उसका गला घोंटने का प्रयास किया था। तो पहले वाली बात को हमने काउंटर किया इससे पूरी तरीके से कि भाई साहब तुम्हारी वजह से नहीं आया, अंग्रेजों के जो भी प्रभाव है वो इनडायरेक्टली है कि हो गए तुम राज करेगा वो कुछ ना कुछ करेगा और कुछ ना कुछ करेगा तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ आने होते हैं, तो आ गए थे यहाँ पे। अब हम कहते हैं तो सब अंग्रेजों की वजह से हुआ, हम बेलखने थे, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ना ना जा, इतने बेलखने भी नहीं थे, हमारी वजह से भी कुछ चीजें हुई। जैसे ये तो उड़ गए अंग्रेजों वाली तो जहाज बना के उड़ा दी मैंने, अब आगे तो हमारी वजह से धर्म सुधार आंदोलन, ये तो हमने किया था, हमारे रिलीजन में हमने सुधार किए थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये जैसे लोग थे जो भी थे, अपने नाम याद होंगे इनके, तो तीसरी क्लास से पढ़ने लगे थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दो थोड़े याद रखना है, पहले हो गए थे। विवेकानंद जी चलो 85 के बाद में हुए थे, इन दो का याद रखना। और इन लोगों ने भी ऐसे खूब सारे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कह लो आप, सर सैयद अहमद खान कह लो आप, केशव चंद्र सेन हुए थे, ये जितने भी लोग हुए थे, इन्होंने एक तो हमारी जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी, सोशल बैड कस्टम्स जितने भी थे, उनको दूर किया, सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। और इनकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट हुआ, क्योंकि जितनी जितनी बैड कस्टम्स थी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई थी। सती प्रथा किससे? महिलाओं से। बाल विवाह किससे? महिलाओं से। कन्यावध किससे? फीमेल इन्फेंटिसाइड किससे? महिलाओं से। सारी की सारी उनसे जुड़ी हुई चीजें थी। तो विमेन एम्पावरमेंट हुआ जब वो हटी, तो अपने आप में जब सामाजिक कुरीतियां दूर हुई तो हम पास आए। विमेन एम्पावरमेंट हुआ तो महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगी। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समाज में पॉलिटिकली चेंज तभी आते हैं जब वो समाज सोशली स्ट्रांग होता है। हमने हमारे घर को पहले मजबूत बनाया, उसके बाद अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया था। हमने पहले गलत चीजों को गलत कहना सीखा था। हमने सीखा कि नो अपने आप में एक वर्ड है, नो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, और ना का मतलब केवल ना होता है। जब हमने सामाजिक परिस्थितियों में, जब हमने सोशल कंडीशन में विरोध करना सीख लिया था, तो वो जो विरोध करने का तरीका था, वो जो वॉइस रेज करने का तरीका था, वो पॉलिटिकली भी काम आया। पहले हमने घर में विरोध किया, फिर घर से बाहर किया, घर से बाहर किया तो हम किसका करते? पॉलिटिकली। तो धर्म सुधार आंदोलन ने हमारे अंदर वो भावनाएं भरी थी कि हम विरोध कर सके। फिर जब स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग कहते हैं कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, बुरे से बुरे स्वदेशी शासन से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, स्वदेशी शासन हमेशा अच्छा होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसका वो लोग विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो उस धर्म सुधार आंदोलन ने भारतीयों के अंदर विरोध करने का तरीका डेवलप किया था, विमेन एम्पावरमेंट किया था, सोशल ट्रेडिशंस जो बैड ट्रेडिशन थे उनको समाप्त किया था। इन सब की वजह से हम सोशली स्ट्रांग हुए थे, और ये जो सोशली स्ट्रांगनेस हम में आई थी, ये हमारे पॉलिटिकली आगे काम आई, और हम पॉलिटिकली अग्रेसिव हो पाए, हम अंग्रेजों के खिलाफ बोल पाए थे। और देख लेते हैं और क्या कारण हुए। तो हम कहते हैं साहब 57 की क्रांति, तो तीन चीजें मुझे बहुत जोरदार से अच्छी सी बात लगती कि 57 की क्रांति ने 3 चीजें चेंज की थी। तरीका, नेता, उद्देश्य। 57 की क्रांति में हम क्या चाहते थे? अंग्रेजों का राज खत्म करना। उसके बाद भी हम क्या चाहते थे? अंग्रेजों का राज खत्म। पर 57 की क्रांति में अंग्रेजों का राज खत्म करने का हमारा तरीका क्या था? वायलेंस, मारो मारो फिरंगी दिल्ली चलो, अंग्रेजों को मार काट के यहां से भगा देंगे। हिंसा के दम पे, लड़ाई के दम पर अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। पर जब 57 की क्रांति फ्लॉप हुई तो हमारे एक चीज समझ में आई कि हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता।
इसलिए आगे का पूरा नेशनल मूवमेंट नॉन वायलेंस पर, हाँ कहीं कहीं तो उसमें हिंसक तत्व मिल जाएंगे, वायलेंट एलिमेंट मिल जाएंगे हमें, लेकिन बड़े तौर पर हमारा नेशनल मूवमेंट किस पर आधारित था? अहिंसा। और ये जरूरी है। अहिंसा वह साधन था जिसे पूरा देश जगा था। सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाई थी। हिंसा हर कोई नहीं कर पाता, हथियारों वाली लड़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है, पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना, अंग्रेजों मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद नारा तो और कोई लगा सकता है? 10 लोग हथियार लेके बाहर निकले और 1 लाख लोग बिना हथियारों के सड़क पर आ जाए तो संभालने भारी 1 लाख लोग हैं। इसलिए अंग्रेजों के जो नॉन वायलेंट नेशनल मूवमेंट था वो ज्यादा भारी पड़ गया था। 57 की क्रांति को उन्होंने कुचल के रख दिया था। नेता 57 क्रांति के नेता कौन है? एलिट क्लास है पूरा का पूरा। बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, चाचा टोपे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, लियाकत अली, कौन है सारे के साथ? एलिट क्लास। वे लोग जिनके प्रिविलेजेस समाप्त हो गए थे, वे लोग जिनका शासन, जिनके स्पेशल राइट्स समाप्त हो गए थे, वे लोग जिनकी जमीनें छीनी जा चुकी थी, जमींदार लैंडलॉर्ड थे, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हावी थे। पर्सनल इंटरेस्ट छीनने वाला एक था, इसलिए सब यूनाइट हो गए थे। राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं थोड़ी कम थी। लेकिन जब 57 की क्रांति फेल हुई तो हमारे समझ में आया कि इनके भरोसे पार नहीं पड़नी, राजा महाराजा हमारा भला नहीं कर सकते। तो आगे का पूरा नेशनल मूवमेंट मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया। किसी को उठा के देख लो आप, जितने नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सारे के सारे मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी पेशा लोग, स्टूडेंट, वकील, छोटे मोटे उद्योगपति। पूरा सिस्टम चेंज किया इसने उद्देश्य। सपोज कीजिए 57 की क्रांति सफल हो जाती तो बहादुर शाह जफर दोबारा राजा बन जाता। इसका मतलब 57 की क्रांति द्वारा हम दोबारा मोनार्की स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब 57 की क्रांति फ्लॉप हो गई तो हमारे समझ में आएगी नहीं, गलती कर दी भाई साहब, आगे राजतंत्र नहीं लाना। और उसके बाद हम लगातार सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं। वो जो मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि सफलता में सफलता की कुंजी निहित होती है। 57 की क्रांति ने असफल होकर भी हमें बहुत कुछ सिखाया। आरसी मजूमदार का एक बहुत अच्छा कोट है, जब मजूमदार कहते हैं कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। कि हाथी जब जिंदा होता है ना तो पूरी जिंदगी में अपने मालिक को लाख रुपए कमा के दे सकता है, लेकिन जब मर जाता है ना तो खाली दांत बेच के तो 1.25 लाख के बिक जाते हैं। तो मरने के बाद हाथी ज्यादा काम का हो जाता है। तो जब क्रांति हुई थी तब तो भगवान जाने कितनी काम आई थी कि नहीं आई थी, पर क्रांति जब खत्म हो गई थी उसके बाद में लोगों को उसने ज्यादा मोटिवेट किया, ज्यादा इंस्पायर किया था। तो 57 की क्रांति भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उतनी जिम्मेदार है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कितना गएगा रे? कंटेम्प्ररी यूरोपियन मूवमेंट। उस समय ये नहीं था अपने में राष्ट्रवाद आ रहा था 1885 के अंदर, अपने में कुछ विशेष ही चीजें आ रही थी, पूरी दुनिया में ऐसी लहरें थी। और मुझे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भगवान सारे कौन सिलेबस बनाने वाला है जिसने ये काट दिया। बाकी पहले हम पढ़ा करते थे। 1870 में 2 देशों का बनना, इसी साल बना था इटली और इसी साल बना था जर्मनी। 2 देश बने थे। तो बड़ी जोरदार बात बताऊं, इटली और जर्मनी पे किसी टाइम में ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ करता था। आपको हंसी आएगी, जब मैप के अंदर देखोगे तो लगेगा यार ये चिन्ना सा इतना सा ऑस्ट्रिया, इटली जर्मनी पे कब्जा करके रखता था। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस 2 देश ऐसे थे जिन्होंने इटली और जर्मनी को बांट रखा था। लेकिन 1870 का साल वह है जब इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। वैसा ही यूनिफिकेशन है जैसे अपने राजस्थान का हुआ है। राजस्थान जीके में जो अपने राजस्थान का यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था जब। और वो बड़े वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आज, और कभी किसी मुद्दे पर मैं आऊंगा तो मैं और बताऊंगा इटली जर्मनी का एकीकरण क्या चीज थी। और दुनिया बड़ी प्रभावित थी और लोगों को लगा जब यार इटली और जर्मनी से छोटे छोटे राज्य भी इकट्ठे होके और फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को खत्म कर सकते हैं, तो हम तो यार देश ही बड़ा है। ब्रिटेन जैसे पिद्दी सी छोटे से देश को तो कब का भगा दे हम।
उन चीजों का भी प्रभाव पड़ा था हमारे ऊपर। ये भी कारण था उस समय की जो मूवमेंट थे। लिखा हुआ इटली और जर्मनी एकीकरण। फिर एक प्रारंभिक राजनीतिक संगठन, शुरुआत के कुछ राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें चलना सिखाया था। 85 तक आते आते हम मेच्योर हो गए, हमने एक बड़ा संगठन बना लिया। एक संगठन, दो संगठन। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अभी बताया था आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने बताया आपको इल्बर्ट बिल विवाद के टाइम। एक जब लिटन ने 21 से घटा के 19 की थी, उस समय जो एक संगठन बना था आपने, वो था इंडियन एसोसिएशन। 1876 केंद्रीय संगठन बना था, ये आपके 1883। और खूब सारे संगठन थे, अगली क्लास के अंदर अपने उन संगठन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये संगठन कौन कौन सी शुरुआत, खूब सारे ही हैं, पर दो उदाहरण देने के लिए मैंने बता दिए। बड़े संगठन थे इसलिए थोड़े इनके आप तो नाम याद रख लेना, इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बनाया आपके उसके टाइम में जब आईएएस में एज कम की गई थी, ये बनाया उस टाइम में जब आपके इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था उस टाइम। ये भाई आपके राष्ट्रवाद के उदय के कारण। वापस आप तो रिवीजन कर लेना। पहला कारण अंग्रेज, फिर आपके धर्म सुधार आंदोलन, फिर आपके 57 की क्रांति, फिर आपके यूरोपियन आंदोलन, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजों में सकारात्मक भी नकारात्मक। सकारात्मक में दो एकता, राजनीतिक प्रशासनिक, दो विकास, रेलवे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और एक विदेशी भाषा या विदेशी संपर्क, कॉन्टेक्ट ही था, विदेशी संपर्क ही था। और इधर आप ले लो दूसरे वाले के अंदर आपके उसमें नकारात्मक में तो कॉलोनियल पॉलिसीज अंग्रेजों की, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, उनकी वो रेशियल सुपरमेसी या सुपरियरिटी की भावना, और दो चीजें लॉर्ड लिटन की नीतियां। तीन बातें लॉर्ड लिटन में, सिविल सेवा के अंदर बदलाव, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, और फिर आपके कौन सा हो गया था, इल्बर्ट बिल विवाद। आपके संगठन कौन कौन से बने थे, इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस। और 57 की क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा, धर्म सुधार आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें मैंने बता दी। याद करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि थोड़ी फैक्चुअल चीजें कम है, कंसेप्चुअल थोड़ा ज्यादा है, समझने लायक थोड़ा ज्यादा है, पर आप समझोगे, चीजों को देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद, अगली क्लास में और बात करेंगे।